जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। इस वीडियो में हम लोग मानव निर्मित जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुख्यतः हम लोग इसमें सीमेंट, उर्वरक, कांच, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मैंने वायो की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, यानी मैंने 4 घंटे की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट वायो कवर किए, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मानव निर्मित पदार्थ में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की। तो दोस्तों यह एक बारीक चूर्ण होता है, जैसा कि आपको पता है। सीमेंट का संगठन कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि आपको पता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वो CaO होता है, जो कि 60 से लेकर 70% इसमें पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्योंकि जब मैंने आयस्क का पढ़ाया था तो उसमें हम लोगों ने बात की थी। इसका फॉर्मूला होता है SiO2, जो कि 20 से लेके 25% होता है। इसके बाद इसमें चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एल्यूमिना का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3, और इसका उपयोग इसमें 5 से लेकर 10% किया जाता है। इसके बाद इसमें फेरिक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इसका उपयोग इसमें 2 से लेकर 3% किया जाता है। तो दोस्तों इन सब के मिलाकर एक सीमेंट का निर्माण होता है, जिसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सीमेंट के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों अगर हम लोग गारा या मोटार की बात करें तो दोस्तों जो गारा मोटार होता है वो सीमेंट में बालू एवं जल मिलाने पर प्राप्त होता है, जैसे कि आपने भवन निर्माण में देखा होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंक्रीट की। तो दोस्तों जो कंक्रीट होता है उसमें सीमेंट के साथ बालू, जल एवं छोटे छोटे कंकड़ मिलाए जाते हैं। इसको ही हम लोग कंक्रीट कहते हैं। जैसा कि आपने फर्श बिछाते हैं तो तब देखा होगा, या फिर जब छत डलती है तो इस टाइम उसमें कंकड़ मिलाए जाते हैं या फिर गिट्टियाँ मिलाई जाती हैं, उसे ही हम लोग कंक्रीट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कांच की, यानी ग्लास की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि जो कांच होता है इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, यानी इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह एक मिक्सचर होता है। और दोस्तों जब मैंने आपको सेकेंड लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया था कि मिक्सचर क्या होता है या फिर जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं। तो कंपाउंड में एक निश्चित अनुपात होता है, परंतु जो मिक्सचर होता है इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता। तो इसलिए जो कांच होता है वो एक मिक्सचर होता है। और दोस्तों कांच के निर्माण में रेत, सोडा, क्वार्टर्स का उपयोग होता है। कांच बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इनको अनुपात में मिलाया जाता है, और इनको मिलाने के बाद इनको द्रवित किया जाता है, और इसके बाद इसको धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में कांच प्राप्त कर लिया जाता है। और दोस्तों इसीलिए इसे हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि अतिशीतित द्रव किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे वहाँ पे जो कांच होता है उसको हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कांच के प्रमुख उपयोग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फोटोक्रोमिक कांच के बारे में। तो दोस्तों इसके निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। यह तेज धूप में काला हो जाता है, और इसका प्रयोग धूप के परीक्षण हेतु चश्मा निर्माण में किया जाता है, यानी धूप के जितने भी चश्मे होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पायरेक्स कांच की। तो दोस्तों जो पायरेक्स कांच है इसके निर्माण के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण जैसे कि बीकर, फ्लास्क आदि के निर्माण में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पायरेक्स कांच का भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडा कांच की। तो दोस्तों जो सोडा कांच होता है ये एक मृदु कांच होता है, और इसका उपयोग मुख्यतः खिड़कियों के निर्माण में किया जाता है, या फिर जो दर्पण निर्माण होता है इसमें किया जाता है, या फिर जितने भी साधारण कार्य होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लिंट कांच की। तो दोस्तों जो फ्लिंट कांच होता है इसका उपयोग उत्तम कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। और दोस्तों जो ये वस्तु होती है काफ़ी महंगी बनाई जाती है, या फिर महंगे उपकरण बनाने के लिए फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिजली के बल्ब, दूरबीन, दूरदर्शी, कैमरे आदि बनाने के लिए हम लोग फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लिंट कांच भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन कांच की। दोस्तों जो क्राउन कांच होता है इसका निर्माण मुख्यतः चश्मे के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है क्राउन कांच के बारे में भी। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रूक्स कांच की। तो दोस्तों जो क्रूक्स कांच होता है ये हानिकारक परिवेगी किरणों को शोषित कर लेता है, इस कारण इसका उपयोग चश्मे के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लास फाइबर। तो दोस्तों आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, तो इन्हीं कांच के उपयोग से उसका निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जितने भी शल्य क्रियाएँ होती हैं उनमें उपयोग होने वाले जो कांच होते हैं वो इसी पदार्थ के बने होते हैं, यानी उसमें ग्लास फाइबर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका दूरसंचार में उपयोग किया जाता है, यानी दूर संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपने दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, जिसमें बहुत स्पीड से सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसमें भी ग्लास फाइबर का यूज़ किया जाता है।
इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं कठोर कांच की। तो दोस्तों जो कठोर कांच होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट और चूने पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी चूना पत्थर से मिलकर बना होता है, और इसका उपयोग कठोर कांच के उपकरण के निर्माण में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि कौन से कांच को रंग देने के लिए हम लोग कौन कौन से पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है इसका यूज़ नीले रंग के लिए किया जाता है, यानी गहरे नीले रंग के लिए किया जाता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग हरे कलर के लिए किया जाता है। सेलेनियम ऑक्साइड का यूज़ नारंगी रंग के लिए किया जाता है। फेरिक लवण या फिर जो सोडियम यूरेनेट होता है इसका प्रदीप्तिशील पीले रंग के लिए किया जाता है। और जो गोल्ड क्लोराइड होता है इसका उपयोग रूबी जैसे लाल कलर के लिए किया जाता है। इसके बाद जो क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कैडियम सल्फाइड होता है इसका उपयोग चटक लाल रंग के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यूप्रिक लवण, इसका उपयोग पिकॉक नीले के लिए किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ हरा एवं हरे पीले रंग के लिए किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग बैंगनी एवं हल्के गुलाबी रंग के लिए करते हैं। इसके बाद जो क्यूप्रस लवण होता है इसका उपयोग हम लोग लाल कलर के लिए करते हैं। और जो कैडियम सल्फाइड होता है इसका उपयोग हम लोग नींबू जैसे पीले कलर के लिए करते हैं। और जो कार्बन होता है इसका उपयोग हम लोग कहरुबा के लिए करते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट एवं फेरस ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड, क्यूप्रिक लवण, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्यूप्रस लवण। तो दोस्तों आपको इतने नाम याद करने हैं क्योंकि अक्सर इन पे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं उर्वरक की, यानी फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र कोई ऐसा ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थ होता है जिसमें एक अथवा एक से अधिक ऐसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि वनस्पतियों के विकास के लिए सहायक होते हैं या फिर उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनकी बात करने वाले हैं। तो मेनली हम लोग 3 प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करते हैं। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है पोटेशियम और एक होता है फॉस्फोरस। और दोस्तों इन तीनों के मिलाने से एक मिश्रण या फिर मिश्रित उर्वरक का निर्माण होता है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक की। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्मूले भी देख सकते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, यूरिया का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये छिड़काव के लिए उपयुक्त उर्वरक है। और दोस्तों जो यूरिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में रहता है। तो आपको यहाँ पे जो नाइट्रोजनी उर्वरक थे उनके बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉस्फेरिक उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है उसका यूज़ किया जाता है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है उसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो पोटाश उर्वरक के रूप में अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। मिश्रित उर्वरक की बात करें तो इन उर्वरकों में से एक से अधिक पोषण उपस्थित होते हैं, यानी जो मिश्रित उर्वरक होते हैं उनमें से एक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित होते हैं जो कि मृदा में एक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता को दूर करते हैं, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको जो उर्वरक थे उसको भी समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।